हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग उत्तराखंड पॉलीटेक्निक लेक्चरर के लिए कोर्स स्टार्ट किए हुए थे यूट्यूब पे, और ये उसका लेक्चर नंबर 8 है। ये जो कोर्स है आपका, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सभी के लिए अवेलेबल है। तो इसलिए आप जो है सभी लोग जो लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि जो लोग भी इस परीक्षा का फॉर्म भरे हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुँच पाए और वो इन वीडियोज़ का क्या ले सके, फ़ायदा उठा सकें। तो अभी तक हम लोगों ने जो सेकंड चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसको स्टार्ट किया हुआ है। और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ये इंटरमीडिएट स्तर का ना होके, बल्कि इसमें जो है ग्रेजुएशन के भी टॉपिक शामिल किए गए हैं। तो जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वगैरह देख चुके हैं, डिटेल में मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख चुके हैं हम लोग जो है, और मैट्रिक्स का रैंक वगैरह भी निकालना सीख चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का डिस्कशन करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कोई टॉपिक ना होकर बल्कि पूरा का पूरा एक चैप्टर है लीनियर अलजेब्रा का, तो उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो 10+2 स्तर में आप पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख लेते हैं, AX = B फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब आपको जो मैट्रिक्स जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे, A1x + B1y + C1z, ठीक है, = D1। मान लीजिए पहला इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन A2x + B2y + C2z = D2, मान लीजिए दूसरा आपका लीनियर इक्वेशन है। इसी तरीके से A3x + B3y + C3z = D3, मान लीजिए तीसरा आपका लीनियर इक्वेशन है। अप टू 3 लीनियर इक्वेशन तक ही आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का लीनियर इक्वेशन दिया होता है तो सबसे पहले उसको हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, AX = B फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जहाँ पे A क्या होता है, x y z के जो कोफिशिएंट रहते हैं उनकी मैट्रिक्स होती है। x क्या होता है, जो हमारे अननोन है x y z, उसकी कॉलम मैट्रिक्स होती है। और B क्या होता है, राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट है D1 D2 D3, उसकी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग AX = B के फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर हमारा B = 0 हो जाएगा तो उसको हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और अगर B ≠ 0 है तो उसको हम लोग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। देखिए यहाँ बंटवारा किया गया है, AX = B का बंटवारा किस तरीके से किया गया। अगर राइट हैंड साइड में जो B है ना, मतलब जो कांस्टेंट है D1 D2 D3, अगर वो सब के सब नॉन जीरो हैं, मतलब वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है अगर हमारा, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। और अगर B = 0 आ गया, ठीक है, तो उस समय जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है उसको हम लोग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आगे हम लोग फर्दर अगर थोड़ा सा क्लासीफाई करें तो भाई, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तो इसका या तो सोल्यूशन होगा या तो नहीं होगा। अब अगर सोल्यूशन होगा तो अगर सोल्यूशन होगा तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। और अगर सोल्यूशन नहीं हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। अब अगर सोल्यूशन हुआ भी तो वो कितने तरीके का हो सकता है, 2 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है आपका यूनिक सोल्यूशन, और दूसरा क्या हो सकता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। जैसे 10th क्लास में आपने भी पढ़ाया होगा कि अगर मान लीजिए 2 अननोन में अगर आपको लीनियर इक्वेशन दिया हो, जैसे A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस बनती हैं। अगर हमारा A1/A2 ≠ B1/B2 की होता है तो हम लोग कहते हैं इस केस में हमको क्या मिलने वाला है, यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है। इस केस में हमको क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है। और अगर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 मिल जाता है तो उसमें हम कहते हैं हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है। इसका लाइन कैसी हो जाती है, पैरेलल लाइन हो जाती है। और पहले केस में लाइन कैसी हो जाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है। और एक और तीसरा केस पॉसिबल होता है कि जब A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, उस केस में हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, हम कहते हैं नो सोल्यूशन, ठीक है। तो ये 3 केसेस बनते हैं। तो सोल्यूशन होगा तो 2 तरीके का हो सकता है, एक या तो यूनिक सोल्यूशन होगा, दूसरा इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, और नो सोल्यूशन का एक केस बनता है। जब सोल्यूशन मिलता है तो उस सिस्टम को हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, और सोल्यूशन जब नहीं मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब तक जिस चीज़ का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, मान लिया कि दो वेरिएबल में आपको अगर लीनियर इक्वेशन दिए हों, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, तो केस 1 क्या बनता है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो उस समय में क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है। तो उस केस में हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट किसको बोला जा रहा है, जो x y के कोफिशिएंट हैं उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे पहले रो में लिखेंगे a1 b1, दूसरे रो में क्या बोल लिखेंगे a2 b2, तो ये हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट, ये ए मैट्रिक्स बन गया और उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा a1 b2 और माइनस a2 b1। अगर हम कह दें ये हमारा नॉन जीरो है, इसका मतलब a1 b2 इज़ नॉट इक्वल टू a2 b1। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जो हम लोग टेंथ क्लास में पढ़ाया जाता है कि अगर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो केस में यूनिक सोल्यूशन मिलता है। उसको हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0। दूसरा केस हमारा क्या बनता है, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, उस केस में कितने मिलते हैं सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलते हैं, और उस समय डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, और तीसरा केस बनता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, उस केस में नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। और बाकी जो बचे हुए दो केस हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन या नो सोल्यूशन, उस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 आएगा। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर मान लीजिए कि दो वेरिएबल में अगर आपको लीनियर इक्वेशन दिए गए, सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला, अगर वो नॉन जीरो मिल गया तो आपने कहते हैं यूनिक सोल्यूशन है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ गया, तो या तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएंगे या तो नो सोल्यूशन आएगा। तो फर्दर जो सोल्यूशन आएंगे उसको आप इक्वेशन में रख के देख लेंगे कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इन होमोजीनियस सिस्टम का मतलब आप समझ रहे होंगे, ax इज इक्वल टू 0, मतलब राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 0 हो जाएगी। ठीक, इन होमोजीनियस सिस्टम वी ऑलवेज ऑब्टेन 0 0 सॉल्यूशंस, सो इन होमोजीनियस सिस्टम केस नो सोल्यूशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। जैसे मैं पूछूं आपसे कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन देते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, मैं पूछूं कि इससे कितने सोल्यूशन मिलेंगे और ऑप्शन में कह दिया जाए कि एक ऑप्शन है नो सोल्यूशन, तो आप कहेंगे नो सोल्यूशन तो कभी हो ही नहीं सकता है। होमोजीनियस सिस्टम के केस में नो सोल्यूशन वाला ऑप्शन तो कभी आता ही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि 0 0 तो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। पहले क्वेश्चन में x बराबर 0 y बराबर 0 रख देंगे तो LHS RHS बराबर आ जाएगा। दूसरे लीनियर इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रख देंगे तो LHS RHS बराबर आ जाएगा। मतलब 0 0 तो हमेशा ही होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सोल्यूशन होता ही है। तो कभी भी होमोजीनियस सिस्टम का अगर क्वेश्चन हो और उसमें नो सोल्यूशन का ऑप्शन आ जाए तो समझ लीजिए कि वो रॉन्ग होगा, उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब होमोजीनियस सिस्टम में सिर्फ दो केसेस बनते हैं, या तो क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन का मतलब 0 0 वाला सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन, या तो क्या आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, या तो यूनिक सोल्यूशन या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। नो सोल्यूशन का कोई बात ही नहीं होगा। अब देखिए इसी के आधार पर क्या लिखा गया है, दैट इज इफ ax इज इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू 0 का मतलब होमोजीनियस सिस्टम दिया गया है। कहा जा रहा इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, उस समय क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब ओनली 0 सोल्यूशन, और उसका दूसरा नाम क्या होता है, ट्रिवियल सोल्यूशन भी उसका नाम होता है। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 आ गया, उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलते हैं, मतलब जो सोल्यूशन आएगा नॉन जीरो सोल्यूशन एग्जिस्ट, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी उसको हम लोग बोलते हैं। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, क्योंकि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कितने सोल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, यूनिक आएंगे, नो सोल्यूशन आएंगे, इसको चेक करने के लिए रैंक मेथड से भी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। तो व्हाट इज आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स एंड n अननोन्स। तो जनरली हमें 3x3 की तीन लीनियर इक्वेशन दिए होंगे और उसमें 3 वेरिएबल होंगे, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें 3x3 का ही जो है मैट्रिक्स हमें पढ़ना है। मतलब 3x3 तीन लीनियर इक्वेशन ही होंगे, 3 अननोन होगा। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a1n xn इज इक्वल टू b1। इस तरीके से मान लीजिए n लीनियर इक्वेशन आपको दिए गए हैं, n वेरिएबल्स में दिए गए हैं। तो इसके लिए एक मैट्रिक्स बनाते हैं, इस तरीके की मैट्रिक्स, उसको हम लिखते हैं a, यहाँ पर सच दैट का साइन लगाते हैं और राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, b लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको हम लोग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं।
आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। जैसे आपको मान लीजिए दे दिया गया 2x + 5y = 7, 3x + 4y = 8। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, ये किस फॉर्म का है, ax = b फॉर्म का है, जहाँ पे a क्या है, x y के कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है, मतलब 2 5 3 4 है। और जो b मैट्रिक्स है वो राइट हैंड साइड में जो 7 8 है, इसका कॉलम एक बना लीजिए, ये हमारा बी मैट्रिक्स हो जाएगा। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, जैसे इसी का आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है तो हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाएंगे और पहले कॉलम में लिखेंगे 2 और 3, 2 और 3 लिख दिया। दूसरे कॉलम लिखेंगे 5 और 4, तो ये तो ए मैट्रिक्स बन गई हमारी। अब यहाँ पे ऐसे एक साइन लगाना है, जैसे सच दैट आप लगाते हैं, ऐसा साइन लगाना है आपको, ठीक है, इस तरीके का साइन आपको लगाना है। और राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, 7, जो कांस्टेंट है यहाँ पे 7 और 8। इस तरीके से हम लोग जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा उसका हम लोग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे क्या करना है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, है ना। जब भी आपको पता करना है कि उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, इस तरीके की चीज़ें अगर आपको दी हुई हो, तो सबसे पहले इस जो ये आपको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दी गई है, इसको आपको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। एक्लन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप इसको, देखो उसका तरीका मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हमको जो इक्वेशंस दिए होंगे उसको हम लोग एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा कि जैसे मान लिया कि सबसे पहले यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा, मान लीजिए A11 है, A11 यहाँ का एलिमेंट है, इसके नीचे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 0 0 0 इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ वाला जो एलिमेंट होगा, सपोज़ यहाँ का एलिमेंट हो गया आपका A22, ठीक है। तो A22 के हेल्प से इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। इस तरीके से हम लोग इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देखिए कंडीशंस कैसे लगाई जाती हैं, ठीक है, कि कब हमको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, कब नो सोल्यूशन मिलेगा और कब इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, उसके लिए कंडीशंस क्या लगाएंगे। जैसे एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देखिए यहाँ पे A11 आ गया, उसके नीचे क्या आ गया, 0 0 0 आ गया। फिर अगला पाइवोट एलिमेंट हमारा कौन सा आ गया, C22 आ गया, ठीक है, और उसके नीचे सब क्या आ गया, 0 0 आ गए। इसी तरीके से देखिए लास्ट जो रो है, सपोज मान लीजिए कि ये इस तरीके से बन गई, इसमें 0 0 0 आ गए और यहाँ पर DN आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन पहली क्या है, पहली हमारी कंडीशन है कि इफ़ DN इज़ नॉट इक्वल टू 0, इफ़ DN इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो DN अगर 0 नहीं है तो खाली देखिए जो ये जो लाइन लगी इसके इधर देखिए, इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग A मैट्रिक्स बोल रहे हैं और पूरी मैट्रिक्स को हम लोग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बोल रहे हैं। इस मैट्रिक्स को हम लोग A बोल रहे हैं और पूरी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। A/B या ऐसे लिखा जाता है, ऐसे इन्होंने लिखा है इसको। तो देखिए रैंक आप A की बात करेंगे तो रैंक आप A तो आपका देखिए लास्ट, चूंकि A में जो लास्ट रो है वो पूरा का पूरा क्या बन चुका है, 0 बन चुका है। लेकिन अगर पूरे मैट्रिक्स को देखेंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को, तो लास्ट रो में एक एलिमेंट बच रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट है, एक DN है। इसका मतलब जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक एक A वाली मैट्रिक्स के रैंक से क्या ज़्यादा है। तो इस समय जो हमारा सिस्टम होगा इनकन्सिस्टेंट होगा। इनकन्सिस्टेंट का मतलब इस समय हमको क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन मिलेगा। और ये हम लोग डिस्कशन किसके लिए कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब AX = B वाला जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो हमने पहला क्या सीखा, अगर रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स A, तो उस केस में हमको कितना सोल्यूशन मिलेगा, उस केस में नो सोल्यूशन मिलेगा। दूसरा केस क्या है, इफ DN = 0, अगर DN = 0 मिल गया तो A का भी रैंक जो है और A का रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, दोनों मैट्रिक्स का रैंक क्या हो गया, n से कम हो गया, बराबर तो आएगा क्योंकि ए के भी लास्ट रो में पूरा का पूरा 0 है और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का लास्ट रो पूरा का पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। तो उस केस में दोनों का रैंक तो बराबर आएगा लेकिन वो n से कम आएगा, है ना, क्योंकि ये n/n की मैट्रिक्स है। तो चूंकि लास्ट रो 0 बन रहा है, इसका मतलब इसका रैंक n से कम आएगा और n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो अगर दूसरा केस हमारा क्या बना, इफ रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स is equal to rank of matrix A but this is less than or equal to number, but this is less than number of variables, इस केस में हमको कितने मिल जाते हैं सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाते हैं। कितने सोल्यूशन मिल जाते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल जाते हैं। और अंतिम केस क्या है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज रैंक, अगर रैंक ऑफ A और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ये किसके बराबर आ गया, n के बराबर आ गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आ गया, तो उस केस में हमको कितने सोल्यूशन मिलते हैं, इन यूनिक सोल्यूशन मिलते हैं, ठीक है। एक बार चीज़ों को हम समराइज़ कर लेते हैं। अगर सबसे पहले जो आपको मैट्रिक्स दी हो, जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा, उसको हम लोग AX = B के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है।
उसको हम लोग एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद अब अगर रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, उस केस में कितने सोल्यूशन मिलेंगे हमको? यूनिक सोल्यूशन मिलता है। और अगर रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बट दिस इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, उस केस में हमको कितने सोल्यूशन मिलते हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं। और अगर रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, तो इस केस में हमको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, नो सोल्यूशन का केस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो अगर खाली ये कहा जाए खाली सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है ना, चाहे वो इनफाइनाइट है या यूनिक है, खाली क्वेश्चन में ये देता है सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, तो उस केस में देखिए क्या मिलेगा? रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। हमें खाली कह दिया जाए कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सोल्यूशन एग्जिस्ट के लिए क्या कंडीशन आप बनाने जा रहे हैं? सोल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा? जब रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाए? रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो उसमें सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन में या तो यूनिक सोल्यूशन आएगा या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, या तो दोनों केसेस एग्जिस्ट करेगा, है ना, मतलब या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो दोनों को मिला के इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए पहला एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैविंग नो सोल्यूशन। अब देखिए इसमें कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल वाला केस है, 2 वेरिएबल वाला केस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो A1/A2 अगर निकालना चाहें, A1/A2 मतलब x के जो कोफिशिएंट हैं उसका रेशियो, तो कितना आ जाएगा? k+1/k। B1/B2 अगर हम लोग निकालना चाहें तो B1/B2 हमारे पास कितना है? 8/k+3। और अगर हम लोग C1/C2 निकालना चाहें, जो कांस्टेंट टर्म है राइट हैंड साइड में, उसका रेशियो है 4k/3k-1। यहाँ पे कहा जा रहा है हमको नो सोल्यूशन वाला केस आएगा। तो नो सोल्यूशन कब आता है? नो सोल्यूशन हमारा कब आता है? जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो अगर A1/A2 की बात करें तो k+1/k इज इक्वल टू B1/B2 मतलब 8/k+3। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा? k² + 4k और +3 बराबर राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा? 8k। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमको? k² 4k - 8k मतलब -4k + 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब k² इसका फैक्टर कर दें तो k-3 k-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k इज इक्वल टू 1 मिलेगा, k इज इक्वल टू 3 मिलेगा। तो अभी तो हमने सिर्फ किसको सॉल्व किया? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। ठीक, अब जो ये k की वैल्यू आई, हमें एक और इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए k इज इक्वल टू 1 अगर हम लोग रखें इसमें B1/B2 में, तो k इज इक्वल टू 1 रखने से B1/B2 क्या बन रहा है? B1/B2 बन जाएगा 8 और 3 + 1 और 4, 8/4 मतलब 2 आ जाएगा। B1/B2 आ जाएगा 2। और C1/C2 की अगर बात करें तो C1/C2 कितना बन जाएगा? ऊपर रखना है k इज इक्वल टू 1 मतलब 4 और 3 बन जा 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। 4/2 मतलब ये भी 2 आ जाएगा। तो B1/B2 C1/C2 के बराबर आ जाएगा, जबकि हमें B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब k इज इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं होगा। और जब आप k इज इक्वल टू 3 रख के चेक करेंगे तो उस समय B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, k इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नंबर ऑफ वैल्यूज आपके कितनी वैल्यूज हैं? 1 वैल्यू है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो गई? k की 1 वैल्यू हो गई, जिसके लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने सोल्यूशन आएंगे? नो सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू द सिस्टम हैविंग यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आप कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं तो ये पूरा कंप्लीट आपको जो नॉलेज हो जाएगा, पूरी कंप्लीट थ्योरी की जानकारी हो जाएगी। देखिए क्योंकि इसमें तीनों पार्ट पूछा गया है, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो ये परफेक्ट क्वेश्चन है, जो आपने अभी थ्योरी का पार्ट पढ़ा उसको अप्लाई करने का ये परफेक्ट क्वेश्चन है। इसमें तीनों जो नॉलेज हैं वो कंप्लीटली जो है कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्या हो जाएंगे? इस्तेमाल हो जाएंगे। तो आइए जो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दिए गए हैं उससे हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी? पहले x y z के कोफिशिएंट लिख लेते हैं, जो कि कितने हैं? 1 1 1 1 1 1 और यहाँ कितना है? 1 2 3 1 2 3 और फिर कितना है? 1 2 लैम्डा 1 2 लैम्डा। राइट हैंड साइड में जो बी मैट्रिक्स है, मतलब जो यहाँ पे कांस्टेंट हैं उसको बी मैट्रिक्स हम लोग बोल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 6 10 और म्यू। इसको हम लोग लिख लिया हमने। ठीक, अब हम लोग इसको एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है?
देखिए यहाँ पे पहला एलिमेंट कितना 1 है, उसके नीचे हम लोग 0 बनाएंगे। तो क्या ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1 एंड R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1, ये ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे। तो जो हमारी ए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू, पहले रो पे तो कोई असर नहीं होगा, 1 1 1 1 1 1 और यहाँ पे 6 हो जाएगा। दूसरे में 1 माइनस 1 0, R2 माइनस R1 करना, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 और 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर 1 माइनस 1 0, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, लैम्डा माइनस 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा म्यू माइनस 6 हो जाएगा, म्यू माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक पाइवोट एलिमेंट मिल गया। अब देखिए अगला पाइवोट एलिमेंट 1 है और उसके नीचे मुझे 0 बनाना है, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R2। तो ये लगाएंगे तो हमारा जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, पहले रो को तो हम लोग एज इट इज रखेंगे 1 1 1 और यहाँ कितना हो गया 6, यहाँ कितना हो जाएगा 0 1 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे 0 1 लैम्डा माइनस 1 और यहाँ पे R3 माइनस R2 करना था, 0 माइनस 0 1 माइनस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। ठीक है, एक मिनट जरा सा यहाँ पे हमें थोड़ा रफ कर लेते हैं। थर्ड रो में हमें R3 माइनस R2 करना था ना, तो कितना आ जाएगा R3 माइनस R2 से, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 0, फिर लैम्डा माइनस 3 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा म्यू माइनस 10 आ जाएगा। अब देखिए ये एकलन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ पे, एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अब पहला केस हमारा कि यूनिक सोल्यूशन मिलना चाहिए। यूनिक सोल्यूशन के लिए केस क्या था, यूनिक सोल्यूशन के लिए केस था कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स एंड बोथ इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, मतलब ए मैट्रिक्स का भी रैंक 3 आना चाहिए और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 3 आना चाहिए। इसके लिए देखिए रैंक 3 तब आएगा जब ये लैम्डा माइनस 3 जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर लैम्डा माइनस 3 जीरो हो गया तो ए का रैंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसके लिए लैम्डा माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होगी, लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होगी, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3। अगर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 मान ले 4 है तो यहाँ वाला एलिमेंट जो होगा ये नॉन जीरो बन जाएगा, तो उसमें ए का भी रैंक 3 आएगा और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 3 आएगा। तो इसमें म्यू के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं म्यू बिलोंग्स टू आर। तो पहले पार्ट का आंसर में क्या मिल गया, यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा, जब लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमें लैम्डा और म्यू के लिए कंडीशंस निकालनी है। ठीक है ना, तो पहले का आंसर ये हो गया। अब हमें कहा जाए इनफाइनाइट सोल्यूशन आने चाहिए, वो कब आएगा, जब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और ए का रैंक दोनों बराबर आ जाए, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स से क्या आ जाए, कम आ जाए। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने 3 है, 3 से कम आना चाहिए 2 तो देखिए 2 पाइवोट तो एलिमेंट तो मिले ही हैं इसमें, है ना, मतलब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और ए का रैंक कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो कब हो सकता है, जब लैम्डा माइनस 3 कितना हो जाए 0 हो जाए, लैम्डा माइनस 3 कितना हो जाए 0 हो जाए और म्यू माइनस 10 भी कितना हो जाए 0 हो जाए। तो इसमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू 3 और म्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा केस क्या है, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन कब मिलेगा, जब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ए के रैंक से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसा कब होगा, जब हमारा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब रैंक ज़्यादा होने का मतलब म्यू माइनस 10 जीरो ना हो, म्यू माइनस 10 जीरो ना हो तो इसका रैंक 3 हो जाएगा, और लैम्डा माइनस 3 जीरो हो जाए तो इसका रैंक ए का रैंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 10 बट लैम्डा इज इक्वल टू 3। लैम्डा इज इक्वल टू 3 हो जाने से ए का रैंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अगर म्यू 10 के बराबर नहीं है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 हो जाएगा, तो 3 ग्रेटर देन 2 इसका रैंक इससे रैंक से ज़्यादा आ जाएगा। तो ये तीनों पार्ट का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन कंसिस्टेंट। अब देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1a स्क्वायर दिख रहा है, 0 0 0 तो नहीं दिख रहा है। तो किस टाइप का ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंसिस्टेंट का मतलब या तो यूनिक सोल्यूशन मिले या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिले। वो कब मिलता है, जब ए का रैंक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के क्या हो, बराबर हो। ए का रैंक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के क्या हो, बराबर हो। ठीक है, अब देखिए इसका सबसे पहले हम लोग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, यहाँ पे ए इज टू बी ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, पहले रो में 1 1 1 और यहाँ पे भी 1, फिर 1 2 4 और यहाँ पे ए, और यहाँ पे फिर से 1 4 10 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर।
ठीक है। तो अब देखिए हम लोग ये 1 मिल गया, इसके नीचे हम लोग 0 0 0 बनाएंगे। ठीक, क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1 एंड R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1। तो क्या मिलेगा हमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, यहाँ पे हमें आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स मिलेगा। पहले रो में तो हमें मिलेगा 1 1 1, और सेकंड रो में क्या मिलेगा 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, a माइनस 1 मिल जाएगा। फिर R3 माइनस R1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 10 माइनस 1 9, और यहाँ पर मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पाइवट एलिमेंट 1 मिला था, उसके नीचे सब 0 0 हो गया। अगला एलिमेंट क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब इसके नीचे मुझे 0 बनाना है, कैसे बनाएंगे, R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग। R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 3 R2, R3 माइनस 3 R2। तो क्या बन जाएगा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमारा। R3 पे लगाना है तो R1 और R2 को हम लोग एज इट इज उतार लेते हैं। 1 1 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे 0 1 3, और यहाँ पे a माइनस 1। लास्ट में R3 माइनस 3 R1 करना था, 0 माइनस 0 होगा, 3 माइनस 3 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a, और ये माइनस 1 है, और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो a स्क्वायर माइनस 3a, माइनस 3 मतलब प्लस 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये बन गया हमारे पास। ठीक, तो ये देखिए इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। 2 पाइवट एलिमेंट यहाँ पे मिले हैं हमको। अब हमें क्या चाहिए, इसका कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट होने के लिए रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दोनों बराबर आना चाहिए। अब देखिए रैंक ऑफ ए कितना 2 है, क्योंकि इसका थर्ड रो पूरा का ए मैट्रिक्स का थर्ड रो पूरा का पूरा 0 बन गया है, सिर्फ 2 पाइवट एलिमेंट मिल रहे हैं, तो ए का रैंक 2 है, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, है ना। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 2 आना चाहिए, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स 2 तब होगा, कब होगा, इफ ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाए, 0 आ जाए। इसका फैक्टर कर दीजिए, a माइनस 2 a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे a की वैल्यू, हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 2 के लिए गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n वेरिएबल्स एंड n इक्वेशंस। मान लिया आपको n वेरिएबल्स में n इक्वेशंस आपको दिए जाए, इसको हम लोग होमोजीनियस कब बोलते हैं। इफ होमोजीनियस सिस्टम ax इज इक्वल टू 0 हैज ओनली 0 सोल्यूशन, देन करस्पॉन्डिंग नॉन होमोजीनियस सिस्टम ax इज इक्वल टू b हैविंग यूनिक सोल्यूशन बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए इसका थ्योरी क्या है समझिए, मतलब ये होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस को एक साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि अगर ax इज इक्वल टू 0 ये होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है, इसका सिर्फ क्या आ जाए, ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाए, मतलब 0 0 वाला सोल्यूशन आ जाए। ट्रिवियल सोल्यूशन कब आता है, ट्रिवियल सोल्यूशन इसका कब आता है, जब हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो होमोजेनियस सिस्टम का ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब एक्स की वैल्यू सिर्फ क्या आ जाएगी, 0 0 0 आ जाएगी। ठीक है, और अगर इसी को हम लोग ए एक्स इज इक्वल टू बी पे अप्लाई करवाएं, ठीक है, कोई कह दिया जाए एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया जाए, पहले वो होमोजीनियस है और कह दिया जाए उसका ट्रिवियल सोल्यूशन है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप उस अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तो हमेशा नॉन होमोजेनियस सिस्टम का क्या कौन सा सोल्यूशन मिलता है, हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, इफ होमोजेनियस सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू 0 हैविंग नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, उस समय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मान लिया कि ए एक्स इज इक्वल टू 0 है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके अगर नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब मिलता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाए तो आपको ए एक्स इज इक्वल टू बी के ऊपर कमेंट करना है। इस केस में हमको क्या मिलेगा, या तो नो सोल्यूशन मिलेगा या तो क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, या तो नो सोल्यूशन मिलेगा या तो क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। तो ये लिखा गया है, if homogeneous system ax is equal to 0 having non-zero solution, then corresponding non-homogeneous system ax is equal to b having infinitely many solution or no solution। आइए अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा BHU 2012 में पूछा गया, BHU के एंट्रेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, 3 इक्वेशन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है इसका यूनिक नॉन जीरो सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, नॉन सोल्यूशन आएगा, फिर जीरो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं ए इस तरीके से। ठीक है, तो पहले रो में क्या आएगा, 2 -1 3
और यहाँ पे आ जाएगा 9। दूसरे रो में क्या आ जाएगा 1 1 1 6, 1 1 1 और 6 आ जाएगा। तीसरे रो में क्या आ जाएगा 1 -1 1 एंड 2, 1 -1 1 एंड 2। तो देखिए हम लोग पहला काम ये करते हैं, क्योंकि हमें पहले रो में अगर पहला नंबर 1 मिल जाए तो 1 से उसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाने में आसानी होती है। तो हम क्यों ना R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो इस तरीके का साइन लगाते हैं कि R1 और R3 को आपस में हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमको अगर चेंज कर दें तो पहला रो हो जाएगा 1 -1 1 और 2 मिल जाएगा। और तीसरा रो कितना हो जाएगा 2 -1 3 और कितना मिल जाएगा 9। सेकेंड रो हमारा कितना रहेगा 1 1 1 और कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए इस 1 के हेल्प से इसके नीचे हम लोग 0 बनाएंगे। उसके लिए क्या लगाएंगे ऑपरेशन, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1 एंड R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस 2R1। तो कितना हो जाएगा हमारे पास जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू पहले रो में हो गया 1 -1 1 एंड 2, फिर R2 माइनस R1 करेंगे तो 1 -1 0, 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 1 -1 0, फिर यहाँ पे 6 - 2 4 आ जाएगा। R3 माइनस 2R1 करेंगे तो यहाँ पे 0, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना हो जाएगा -2 मतलब +2 2 - 1 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 3 - 2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 9 9 - 4 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इस 1 के नीचे 0 0 बन गया पूरा। अब देखिए सेकेंड रो में हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, R2 इज रिप्लेस्ड बाई 1/2 R2। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 -1 1 एंड 2, फिर यहाँ पे 0 2 से डिवाइड किया तो 1 0 और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 0 1 1 एंड 5। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे ये जो 1 है उसके नीचे हम लोग 0 बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R2। तो हमारा जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, पहले रो में तो वैसे ही रहेगा 1 -1 1 एंड 2, यहाँ सेकेंड रो भी एज इट इज रहेगा 0 1 0 एंड 2। थर्ड रो कितना हो जाएगा, R3 माइनस R2 करेंगे तो 0 - 0 0 1 - 1 0, फिर यहाँ पे 1 5 - 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए ये एकलन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे पाइवोट एलिमेंट 3 मिल चुका है। तो आप मुझे ये बताइए ए का रैंक कितना हुआ, ए का रैंक चूंकि 3 पाइवोट एलिमेंट मिल गए तो 3 हो गया। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि अगर पूरे मैट्रिक्स को एक साथ देखिए तो उसमें 3 पाइवोट एलिमेंट मिल रहे हैं। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 3 हो गया। और वो इसका मतलब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, 3 वेरिएबल है और रैंक भी 3 आ रहा है। इसका मतलब इस केस में हमको कितने सोल्यूशन मिलते हैं, इस केस में हमको इस केस में हमको क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन मिलता है। इस केस में हमको क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन। तो पहला ऑप्शन देखिए यूनिक सोल्यूशन दिया गया है, दूसरे में इनफाइनाइट सोल्यूशन गलत है, नो सोल्यूशन गलत है, जीरो सोल्यूशन गलत है। जीरो सोल्यूशन इसलिए नहीं आएगा, जीरो तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो पहले में यूनिक नॉन जीरो सोल्यूशन ही आएगा, क्योंकि जीरो तीनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन ईच केस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। पूछ रहा है लैम्डा और म्यू की क्या वैल्यू हो कि इस जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन आने चाहिए। ये क्वेश्चन IIT जैम में 2014 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगी हमारी, पहले रो में क्या आएगा 1 -2 1 एंड 3, सेकेंड रो में कितना आ जाएगा 2 -5 2 एंड 2, थर्ड रो में कितना हमारे पास आ जाएगा 1 2 लैम्डा और लास्ट में यहाँ पे कितना आ जाएगा म्यू आ जाएगा। ठीक है, क्या ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे 1 तो हमें मिल गया पहले रो में, उसके नीचे 0 0 बनाएंगे। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1 एंड R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू, पहले रो में कितना हो जाएगा 1 -2 1 एंड 3, दूसरे रो में जाएगा R2 माइनस 2R1, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, फिर -5 और +4 मतलब -1, फिर 2 - 2 R2 माइनस 2R1 करना था ना, R2 तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर 2 - 6 मतलब -4 आ जाएगा। ठीक है,
तो हमारे पास आ गया 0 -1 0 एंड -4। थर्ड रो में कितना आ जाएगा, R3 माइनस R1 करना है, तो 1 - 1 कितना हो गया हमारे पास 0, फिर यहाँ पर 2 + 2 कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। R3 - 2R1 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, R3 - R1 करना है तो कितना आ जाएगा 2 + 2, 1 - 1 तो 0 हो गया, ठीक है, और 1 - 1 0। एक मिनट ज़रा सा फिर से चेक कर लें क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास 0 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4, और ये कितना हो जाएगा लैम्डा -1 और म्यू -3, लैम्डा -1 और म्यू -3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, तो ये 1 था उसके नीचे 0 बन चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये देखिए यहाँ पे -1 बन गया, उसके नीचे हम लोग 0 बनाएंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, R3 इज़ रिप्लेस्ड बाई R3 और प्लस 4R2, तो क्या मिलेगा हमको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, पहला रो तो एज इट इज़ हो जाएगा 1 -2 1 एंड 3, सेकेंड रो भी एज इट इज़ हो जाएगा 0 -1 0 और -4, थर्ड रो में R3 + 4R2 करना, तो यहाँ पे तो 0 ही रहेगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे लैम्डा -1 और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 करेंगे तो -16, तो -16 हो जाएगा, और म्यू -3 मतलब म्यू -19 आ जाएगा, म्यू -19 आ गया। तो ये देखिए हमारा इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने के लिए क्या होता है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, 3 से कम आना चाहिए, 2 रैंक तो ऑलरेडी आया ही है। 2 रैंक मतलब 2 रैंक कब आ सकता है, कब आ सकता है, तब आ सकता है जब लैम्डा -1 कितना हो जाए 0 हो जाए, और साथ ही साथ म्यू -19 भी कितना हो जाए 0 हो जाए, तभी तो ए का भी रैंक 2 आएगा, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 2 आएगा। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 1 और म्यू इज इक्वल टू 19, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 म्यू इज इक्वल टू 19 के साथ डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 3 लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कब होगा कंसिस्टेंट, ऑप्शन में दिए गए हैं, और एक क्वेश्चन IIT JEM 2020 में पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, उसको हम लोग इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 1 5 3, सेकेंड रो में कितना आएगा, सेकेंड रो में आ जाएगा 1 2 M 5 1 2 M 5, थर्ड रो में कितना आ जाएगा 1 2 4 K 1 2 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा K आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब पहला एलिमेंट 1 बन चुका है, उसके नीचे 0 बनाएंगे, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 - R1, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 - R1, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, पहले रो को हम लोग एज इट इज उतार लेते हैं 1 1 5 और यहाँ पे 3, अब R2 - R1 करेंगे तो 1 - 1 0 2 - 1 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा M - 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 - 3 कितना आ जाएगा 2, फिर 1 - 1 0 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, फिर 4 - 5 यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा K - 3 आ जाएगा, ठीक है, K - 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 बन चुका था, उसके नीचे 0, अब देखिए यहाँ पे सेकंड रो में ये एलिमेंट 1 हो गया, उसके नीचे 0 बनाना है, ताकि तो किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 - R2, तो हमारी जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू, पहले रो में तो है हमारे पास 1 1 5 और 3, सेकेंड रो भी एज इट इज उतार लेंगे 0 1 M - 5 2, थर्ड रो में कितना करना, R3 - R2 करना था, 0 - 0 0 1 - 1 0 -1 -M + 5 5 - 1 कितना हो जाएगा 4 4 - M, और यहाँ पे कितना आ जाएगा K - 5 हो जाएगा, K माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए इसको हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा है कि M इज़, अच्छा मुझे क्या चाहिए इसमें, कंसिस्टेंट सिस्टम चाहिए। कंसिस्टेंट कब मिलता है, कंसिस्टेंट तब मिलता है जब रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑप्शन में रख के हम लोग देखेंगे जो ऑप्शन हैं इसको इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में रख के देखेंगे। पहला ऑप्शन है M इज़ नॉट इक्वल टू 4, तो अगर M 4 के बराबर नहीं है तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, जो ये 4 - M है 0 नहीं होगा, इसका मतलब A का जो रैंक आएगा वो कितना आ जाएगा 3,
और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, चाहे के की वैल्यू कुछ भी हो, चाहे फॉर एनी वैल्यू ऑफ के, फॉर एनी वैल्यू ऑफ के रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बराबर आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है, ठीक है। और चेक कर लेते कहीं मल्टीपल करेक्ट तो नहीं है, मुझे लग रहा है मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो आइए पूरी एनालिसिस कर लेते हैं। अगर कहा जा रहा के इज़ नॉट इक्वल टू 5, के 5 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो अगर के 5 के बराबर नहीं है इसका मतलब ये जो यहाँ पे एलिमेंट है ये 0 नहीं आएगा, है ना, यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट होगा। और अगर मान लीजिए कि यम इज इक्वल टू 4 हो गया, हम यम की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हैं, तो अगर यम इज इक्वल टू मान लीजिए 4 हो गया तो ए का रैंक हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, लेकिन आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें दोनों बराबर नहीं आएंगे, तो इसका मतलब इस समय हमारे पास जो सिस्टम होगा कंसिस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सी ऑप्शन में कहा जा रहा है यम इज इक्वल टू 4, तो यम इज इक्वल टू 4 अगर रख दें, यम इज इक्वल टू 4 मान लीजिए यहाँ पे रख दिया, तो ए का रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ए का रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर के 5 के बराबर नहीं, मान लो के इज इक्वल टू 6 मैंने ले लिया, के ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं दी गई है, मान लीजिए मैंने के इज इक्वल टू 6 ले लिया, तो यहाँ वाला जो एलिमेंट होगा वो नॉन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। इस केस में ये दोनों रैंक बराबर नहीं आएगा, इस केस में हमको सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट नहीं होगा, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। डी की तरफ बढ़ते हैं। डी में क्या कहा गया, के इज इक्वल टू 5, तो अगर के इज इक्वल टू 5 ले लें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यहाँ पे तो 0 हो गया। अब यम के ऊपर तो कुछ भी नहीं कहा गया है, तो या तो यम 4 हो सकता है और या तो यम 4 नहीं हो सकता है। मान लीजिए यम 4 हो गया, के इज इक्वल टू 5, यम इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब के इज इक्वल टू 5, यम इज इक्वल टू 4 का मतलब दोनों का रैंक कितना आ गया, ए का रैंक भी और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी, दोनों का दोनों कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब बराबर आ गया। और अगर मान लीजिए यम 4 के बराबर नहीं है, यम इज नॉट इक्वल टू 4, मान लीजिए यम इज इक्वल टू 5 है, तो ए का रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ए का रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में मतलब यम इज इक्वल टू 4 लें या यम इज नॉट इक्वल टू 4 लें, है ना, तो दोनों केसेस में ए का रैंक और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बराबर आएगा। इसका मतलब के इज इक्वल टू 5 के केस में हमको जो सिस्टम हमारा होगा कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। इसका मतलब इसका ए और डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये मल्टीपल सेलेक्ट वाला जो क्वेश्चन था, MSQ था ये, है ना, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट थे। तो इस तरीके से हमारा ए और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं ये भी समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। इसके आगे जो है इस पर और भी क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।